नमस्कार साथियों, अभी तक हमने संज्ञा प्रकरण के बारे में पढ़ा था। अब हम आज प्रारंभ कर रहे हैं संधि। संज्ञा प्रकरण में हमने अंतिम पद संज्ञा तक पढ़ा था। अब अपना नया टॉपिक अपन शुरू करते हैं संधि। अब सबसे पहला कि संधि कहते किसे हैं। संधि की सामान्य परिभाषा होती है वर्णों का मेल, चाहे वो व्यंजन हो चाहे स्वर हो, इनका आपस में जो मेल है, आपस में जुड़ना है, वो संधि कहलाता है। देखिए, संधि और समास लगभग मिलते जुलते हैं। समास का अर्थ भी होता है जोड़ना और संधि का अर्थ भी होता है जोड़ना। अंतर इतना ही है कि संधि में वर्णों को जोड़ा जाता है और समास में शब्दों को जोड़ा जाता है, बस इतना सा फर्क है। अब संधि होती कहाँ कहाँ पर है, तो एक श्लोक है सूत्र के रूप में कि संहितैक पदी नित्या नित्या धातु उपसर्गयोः नित्या समासे वाक्येतु सा विवक्षाम अपेक्षते। वाक्येतु सा विवक्षाम अपेक्षते, यानी संधि हमेशा संहिता में, संहितेक पदे, संहिता संबंधी एक पद में पहली, दूसरा उपसर्ग और धातु में, और तीसरी होती है समास में, चौथी वाक्य में वक्ता की इच्छा पर निर्भर करता है, संधि का प्रयोग कर सकता है और नहीं भी कर सकता है। तो संहिता में जैसे मान लीजिए उप प्लस इंद्र, तो यहाँ पर देखिए उप और इधर ये इंद्र, तो और ई, इन दोनों वर्णों के बीच में कोई भी व्यवधान नहीं है, तो ये संहिता संज्ञा कहलाएंगे। संहिता की परिभाषा संहिता संज्ञा अपन ने की थी संज्ञा प्रकरण में, परः सन्निकर्ष संहिता। तो दो वर्णों का आपस में मेल, संहित संज्ञक वर्णों का, संहिता दो वर्णों के बीच में किसी अन्य वर्ण का व्यवधान नहीं हो, वो संहिता संज्ञक होता है। फिर उसी प्रकार से धातु और उपसर्ग में हो जाता है, जैसे उप प्लस अहसत, ये धातु रूप हो गया, ये उपसर्ग हो गया, तो यहाँ भी संधि हो जाएगी। तीसरा होता है समास में, कृष्णः च अर्जुनः च, तो यहाँ ये हो गया कृष्ण और यहाँ हो गया अर्जुन, तो इन दोनों के बीच में भी संधि हो जाएगी। तो संधि संहिता, उपसर्ग और धातु और समास में, वाक्य में वक्ता की इच्छा पर निर्भर करता है। अब प्रश्न ये उठता है कि संधि के भेद कितने हैं। तो सामान्य रूप से आप लोगों ने छोटी कक्षाओं में संधि के 3 भेद पढ़े हैं, अच संधि, हल संधि और विसर्ग संधि। हम अब व्याकरण है वो एक प्रतियोगिता के रूप में पढ़ रहे हैं या उच्च कक्षाओं के लिए अपन पढ़ रहे हैं, तो अब आप लोगों को ये क्लियर कर देना होगा कि संधि के 5 भेद होते हैं, जिसमें अच संधि, हल संधि, विसर्ग संधि, प्रकृति भाव और स्वादि संधि, ये 5 भेद होते हैं। प्रकृति भाव को हम लोगों ने अभी तक अच में पढ़ा है, स्वादि को हमने विसर्ग में पढ़ा है, लेकिन दोनों ही अलग अलग हैं, इसलिए संधि के 5 भेद हो जाते हैं। हम प्रारंभ करते हैं सबसे पहले अच संधि। अच संधि में भी अपने पास अच संधि का पहला ही भेद आ जाता है, अपन यण संधि पढ़ते हैं। तो यण संधि का सबसे पहला सूत्र है वो है इको यणचि। अब देखिए, इको यणचि सूत्र कह रहा है कि अच परे होने पर इक के स्थान पर यण आदेश हो। अच परे होने पर इक प्रत्याहार के स्थान पर हम क्या आदेश करेंगे, यण प्रत्याहार आदेश कर देंगे। अब यहाँ पर ये यण, इक और अच, ये 3 प्रत्याहार आ रहे हैं। तीनों प्रत्याहारों की अलग अलग भूमिका है। इक है वो स्थानीय के रूप में है, जैसा कि अपन ने अनुदित सवर्णस्य चा प्रत्यय सूत्र में पढ़ा था कि स्थानीय के स्थान पर आदेश होने वाला आदेश हो गया ये, और निमित्त, निमित्त यानी जिसको पक्ष के रूप में रखा जाता है, जिसको गवाह के रूप में रखा जाता है, वो कहलाता है निमित्त। अब यहाँ पर अपने पास स्थानीय के रूप में है एक आदेश, अपन करेंगे यण का, और निमित्त के रूप में अपने पास यहाँ पर है अच। अब इक प्रत्याहार में वर्ण कौन कौन से आएंगे, तो माहेश्वर सूत्रों के आधार पर हम महेश्वर सूत्रों के आधार पर हम पता करते हैं कि इक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो इक प्रत्याहार देखिए ई, उ, री और लरी, प्लस अच प्रत्याहार में अ,
ई उ री री ए उ ऐ और अब ये वर्ण आ जाएंगे अ ई उ री री ए ओ ऐ अब। अब यहाँ पर देखिए यण प्रत्याहार में य व र और ल ये वर्ण आ जाएंगे। तो अब ई उ री री उसके स्थान पर यण य व र ल और ये अच आ गए। ये इन बीच में यह इक प्रत्याहार के वर्ण से यदि परे हो तो अब उसमें ये ध्यान रखना है कि इक प्रत्याहार में जैसे ई आ रहा है तो इधर ई नहीं होना चाहिए, असवर्ण अच होना चाहिए। उस स्थिति में ही इक के स्थान पर हम क्या करेंगे, यण करेंगे। अब जैसे मान लो सबसे पहले अपने पास यहाँ पर अपन ये मान लें कि अपने पास ई आ गया इक प्रत्याहार का, उससे परे अ आ गया अच प्रत्याहार का, तो इसके स्थान पर हमें क्या करना है, यण आदेश करना है। अब प्रश्न ये उठता है कि स्थान ही अपने पास है एक के स्थान पर एक ही आएगा, आदेश होने वाले अपने पास है चार, तो इन चारों में से कौन सा आदेश करेंगे, तो इन चारों में से कौन सा आदेश करेंगे। इस समस्या के समाधान के लिए हमने संज्ञा प्रकरण में सवर्ण संज्ञा की थी, तो इसका सवर्ण संज्ञा की महत्ता यहाँ पर आएगी कि ई का जो सवर्ण होगा वही इसके स्थान पर आएगा, समान जाति का होगा, समान उच्चारण स्थान वाला होगा, वो इसके स्थान पर आ जाएगा। तो ई का उच्चारण स्थान क्या है, ईचू ये सानाम तालु, तो ई का उच्चारण स्थान तालु। अब तालु उच्चारण स्थान इनमें से जिसका होगा वो आ जाएगा। तो यह ल का उच्चारण स्थान दंतीय, र का ऋटूर शानाम मूर्धा, व का दंतोष्ट वकारस्य दंतोष्टम और यह का ईचूय शानाम तालु। तो यह आ रहा है इसके समान तालु है और तालु भी यह है, तो ई के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा, यो आदेश हो जाएगा प्लस ये, और अब बाकी जो भी संधि हो जाएगी। उसके बाद में जो वर्ण आपस में मिला कर लिख देंगे वो हो जाएगा। उसी प्रकार से यदि मान लो ऊ आ जाता है तो ऊ का उच्चारण स्थान क्या है, ओष्ठ किसका आएगा, इसमें व का आएगा, तो ये व आदेश हो जाएगा। इसी प्रकार री आता है तो री का उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धा, और मूर्धा किसका आएगा, र का, तो र आदेश हो जाएगा। इसी प्रकार री है तो री का उच्चारण स्थान क्या है, दंतीय, और इसके स्थान पर भी क्या आदेश हो जाएगा, ल दंतीय आदेश हो जाएगा। तो इस तरह से ये संधि हो जाएगी। ये एक क्रम से आदेश होना एकमात्र संयोग है। कभी भी ये न ध्यान में रखना चाहिए कि ई उ री री और य व र ल, पहले को पहला, दूसरे को दूसरा, तीसरे को तीसरा और चौथे को चौथा, ये मात्र एक संयोग कह सकते हैं हम। बाकी अपने को सवर्ण संज्ञा करके उच्चारण स्थान की समानता वाला जो वर्ण है वो ही आदेश करना है। अब देखिए अपन इसका उदाहरण करते हैं कोई यण संधि का पूरे विस्तार से। जैसे सुधी प्लस उपास्य, ये उदाहरण है, सुधी प्लस उपास्य। तो यहाँ देखिए सु ध ई प्लस उपास्य, सूत्र आ जाता है अपने पास इको यण अच्छी। अब देखिए इस उदाहरण में अनेक प्रश्न उपस्थित हो जाते हैं। पहला प्रश्न ये उपस्थित होता है कि कौन से इक के स्थान पर यण आदेश करें। जैसे अपन इसके टुकड़े करें, देखिए स उ ध ई प्लस उपास्य, ये इक प्रत्याहार का वर्ण है, इससे परे ये अच प्रत्याहार का वर्ण हो गया। इसको इक माने तो ये अच प्रत्याहार का वर्ण हो गया, सु स उ ध ई, और ऊ को अपन इक माने तीसरा, तो प में जो अ आ रहा है आ, वो अच हो गया। तो तीन जगह पर अपने को तीन स्थानों पर इक के स्थान पर यण प्राप्त हो रहा है। तो स्वाभाविक के प्रश्न हो गया कि अब कौन से के स्थान पर करें। तब अगला सूत्र आता है इसमें, देखिए तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य, तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य, तस्मिन् इति यानी सप्तमी विभक्ति का रूप आ रहा है कि सप्तमी विभक्ति द्वारा निर्देशित कार्य व्यवधान रहित पूर्व के स्थान पर जानना चाहिए, पूर्व के स्थान पर आदेश हो। सप्तमी विभक्ति कौन सी, ये सप्तमी विभक्ति अच्छी, इक यण और अच्छी, ये कह रहा ना अच परे होने पर
शब्द विभक्ति हो गई है। तो अच परे होने पर इक को यण हो, तो ये कह रहा है कि व्यवधान रहित पूर्व के स्थान पर, यानी अच और इक के बीच में किसी भी अन्य वर्ण का व्यवधान नहीं होना चाहिए। उस इक के स्थान पर हमें क्या करना है, यण आदेश करना है। तो इस समस्या का समाधान हो गया। हमने ऊ को इक माना, ई को अच माना, लेकिन बीच में ध का व्यवधान आ गया, या ऊ और आ के बीच में प का व्यवधान आ गया, तो नहीं हो सकता। तो ई के स्थान पर आदेश हो जाएगा। फिर अगला वही वापस जो अभी अपन ने कर लिया है, स्थानीय अंतरतमोह एक सूत्र आता है कि अब ई के स्थान पर यण आदेश करना है, तो यण में य व र और ल चार है, चारों में से कौन सा आदेश करें? तो स्थानीय अंतरतमोह एक सूत्र आता है, स्थानीय अंतरतमोह। ये कह रहा है कि प्रसंग उपस्थित होने पर अत्यंत सदृशतम आदेश हो। सदृशतम का मतलब है सवर्ण आदेश हो। तो सवर्ण अभी अपन ने किया ही था, तो ई का सवर्ण यहाँ पर कौन सा होता है, य। तो अब यहाँ आके ई के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा, य आदेश हो जाएगा। तो अपने पास ये रूप हो गया उपास्य, और इधर ये हो गया सु, और इधर ये ध। ई के स्थान पर क्या आदेश हो गया, य आदेश हो गया। अब एक संधि तो अपने आप बस होगी। अपन यह सूत्र इसीलिए लिख रहे हैं कि इसके दो रूप बनेगा और अपन दोनों रूप सिद्ध करेंगे, क्योंकि चाहे कंपटीशन में हो, चाहे उच्च कक्षाओं की परीक्षाओं में हो, हमेशा दूसरा रूप भी पूछ सकते हैं। तो अपन दोनों रूप साथ में करते हैं। फिर सूत्र आता देखिए यहाँ पर अनचिच, अनचिच। इस सूत्र को समझिए, देखिए यह विकल्प से आएगा। अनचिच सूत्र क्या कहता है कि अच प्रत्याहार का वर्ण हो, अच प्रत्याहार से परे यर प्रत्याहार हो, और यर प्रत्याहार से परे पुनः अच नहीं हो, तो इस यर को विकल्प से द्वित्व हो जाता है। अब यहाँ देखिए एक शब्द आ रहा, विकल्प का मतलब अपने पास दो रूप होंगे। अनचित सूत्र कह रहा है कि अच से परे यदि यर प्रत्याहार का वर्ण हो और यर प्रत्याहार से परे पुनः अच नहीं हो, तो इस यर को क्या करेंगे, अपन द्वित्व आदेश करेंगे विकल्प से। तो अपन यहाँ आ जाते हैं, देखिए स में ऊ है, वो अच प्रत्याहार में आता है, फिर ध आता है यर प्रत्याहार में, और य आता है वो अच नहीं है, अच नहीं होना चाहिए। तो तीनों शर्तें मिल रही है। कह रहा पहले तो अच प्रत्याहार, ये अच प्रत्याहार, फिर कह रहा यर, फिर कह रहा अच नहीं, तो य आ रहा था अच नहीं है। इसका मतलब यर, यर में कौन सा आ रहा है, ध। इस ध को अपन विकल्प से द्वित्व करेंगे तो अपने पास यहाँ दो रूप हो जाएंगे। अब पहला रूप सु ध य उपास्य, जहाँ अपन द्वित्व करेंगे तो अपने पास ये दो रूप हो गए। एक तो ये हो गया सु ध य प्लस उपास्य, और दूसरा रूप हो गया सु ध य प्लस उपास्य। ठीक है। अब इस स्थिति में ये जो द्वित्व किया हमने, इस स्थिति में एक सूत्र आता है जलाम जस जसी, जलाम जस जसी। अब देखिए इस सूत्र को भी समझिए। ये सूत्र कह रहा है कि यदि जल प्रत्याहार का वर्ण हो, उससे परे यदि जस प्रत्याहार का वर्ण है, तो उस जल के स्थान पर जस आदेश हो जाएगा। इसको समझे, देखो जसी, जस परे होने पर जस, जस आदेश हो जलाम, जल के स्थान पर। तो जल प्रत्याहार का वर्ण आ रहा हो, उससे परे जस प्रत्याहार का वर्ण आ रहा हो। देखिए जल प्रत्याहार में जब सूत्र से हल सूत्र तक, इसमें जब या गढ़ दस, जब गढ़ दस 3 सूत्र आएंगे, इसमें जब गढ़ दस एक ही सूत्र आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए जल, तो ये जो पहले वाला द है वो जल प्रत्याहार में आता है, जब गढ़ ध। ये ध इससे परे आ रहा वो जस प्रत्याहार का है, जब गढ़ ध। तो इस जल के स्थान में पहले वाले ध के स्थान पर क्या आदेश करेंगे, जस आदेश करेंगे। तो जस में भी वही अपन उच्चारण स्थान के आधार पर, जस प्रत्याहार में ज ब ग ड द, ये 5 वर्ण आते हैं। तो 5 वर्ण आते हैं, तो ध का जो उच्चारण स्थान है, वो उच्चारण स्थान जिसका होगा वह यहाँ आ जाएगा। ध त वर्ग में आता है, त वर्ग का उच्चारण स्थान ऋतुल सानाम दंती आता है। तो अब देखिए इसमें दंत्य किसका आएगा, त वर्ग में द का आ रहा दंत्य, तो इसीलिए इसके स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा, द आदेश हो जाएगा। तो ये हो गया इस ध के स्थान पर द आदेश। तो अपने पास एक रूप तो भी हो गया सु द ध य प्लस उपास्य, और दूसरा रूप हो गया
सुधय प्लस उपास्य। बस अपने पास अब ये दो रूप बन गए हैं, लेकिन फिर एक सूत्र आ जाता है आगे इसमें कि संयोगांतस्य लोप। संयोगांतस्य लोप, ये कह रहा संयोग जिसके अंत में उस पद का लोप हो। ये सूत्र क्या कह रहा है? संयोग। संयोग अपने संज्ञा प्रकरण पढ़ा था, हलो अंतरा संयोग, हलों की निरंतरता संयोग संज्ञक होती है। संयोग आ रहा, ये कह रहा संयोग हो रहा है, तो दो हलों का लगातार आ रहा, बच्चों का व्यवधान सहित, यहाँ भी बच्चों का व्यवधान सहित लगातार आ रहे हैं, तो संयोग संज्ञा हो रही है। तो संयोग का क्या हो? लोप हो। लेकिन ये अगला सूत्र है वो आके इसका निषेध कर देता है। अगला सूत्र कह रहा अलो अंत्यस्य, अलो अंत्यस्य, ये कह रहा है कि षष्ठी विभक्ति द्वारा निर्दिष्ट अंत्यस्य, अंत का लोप हो। तो अलो अंत्यस्य षष्ठी विभक्ति, पूर्व सूत्र में आ रहा ना संयोगांतस्य, ये जो कह रहा है ना वो अंतिम अल के स्थान पर हो। यानी ये संयोगांतस्य लोप सूत्र जो कह रहा है, जो कार्य करना चाहता है वो कार्य भले करे, लेकिन अंतिम वर्ण के स्थान पर। तो इससे अंतिम वर्ण के लोप की प्राप्ति हो गई, यानी इसमें भी य के लोप की प्राप्ति हो जाएगी, इसमें भी य के लोप की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन अगला सूत्र है वो इसका भी निषेध कर देता है। यणः प्रतिषेधो वाच्य, यणः प्रतिषेधो वाच्य, पद के अंत में यण प्रत्यार के लोप का निषेध कहना चाहिए। अब यण प्रत्यार, अब देखो यहां से समझो इसको अच्छी तरह से। संयोगांतस्य लोप कह रहा, संयोग हो रहा तो पूरे पद का लोप करो। अलो अंत्यस्य कह रहा कि नहीं, सिर्फ अंतिम वर्ण का लोप करो। और यण प्रतिषेधो वाच्य कह रहा कि अंत में भी यण प्रत्यार है तो उसका लोप नहीं किया जा सकता। तो यह यण प्रत्यार में, यहाँ भी यह यण प्रत्यार में, इसलिए इसके लोप का निषेध हो जाएगा। अब इसलिए दोनों को मिला के लिख दो, तो ये दो रूप बन जाएंगे। एक तो सु द हलंत, यह आगे है ही, यह में ऊ की मात्रा मिला के लिखेंगे, उपास्य। तो एक रूप तो अपने पास बन गया सुदध्युपास्य, और दूसरा रूप बन जाएगा सु ध आधा, यह में ऊ की मात्रा मिला देंगे, पास्य, शुद्ध्युपास्य। तो ये दो रूप हो जाएंगे, सुदध्युपास्य और शुद्ध्युपास्य। ठीक है। उसी प्रकार से अपन एक उदाहरण और करते हैं, उसमें भी दो रूप बनेंगे, मधु प्लस अरि। सेम इसी तरह से चलेंगे अपन, मधु प्लस अरि। तो यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर अंत में क्या आ रहा, ऊ आ रहा है, ध में ऊ, इसके स्थान पर क्या आदेश करेंगे अपन, तो ये है म ध ऊ प्लस अरि। अब ऊ है वो एक प्रत्यार का आ रहा, उसी पर अच प्रत्यार का आ रहा है, तो ऊ का उच्चारण स्थान अभी अपन ने पढ़ा था ओष्ठ, और यण में ओष्ठ किसका आ रहा है, व का, तो ऊ के स्थान पर व प्लस अरि। तो इधर ये म और ये, फिर वापस वही अनचीच, म में अ आ रहा अच प्रत्यार का, ध यर प्रत्यार में आता है, और वह है वो अच नहीं है। तो अच नहीं है तो इसका मतलब ध को विकल्प से क्या हो जाएगा, द्वित्व हो जाएगा। तो यहाँ भी ये रूप बन गई, म ध व प्लस अरि, और दूसरा बन जाएगा म ध व प्लस अरि। वापस वही जलाम जस जसी, जल प्रत्यार का वर्ण, इससे परे जस प्रत्यार का वर्ण, तो जस प्रत्यार का वर्ण आ रहा है, जस को, जल को क्या करेंगे अपन, जस, त वर्ग का है, दंत्य उच्चारण स्थान है, तो इसके स्थान पर दंत्य में क्या जाएगा, द, इधर ये ध, ये व प्लस अरि ही, इधर ये म, इधर ये ज्यों का त्यों आ जाएगा, म ध व प्लस अरि ही। संयोगांतस्य लोप, संयोग हो रहा तो संयोगांत पद का लोप हो। अलोन्त्य से कह रहा कि नहीं, अंतिम वर्ण का तो सिर्फ व का लोप होगा, लेकिन यण प्रतिषेधो वाच्य कह रहा है कि नहीं, यदि यण है तो उसका भी लोप नहीं होगा। तो लोप नहीं करेंगे तो ज्यों का त्यों रह जाएगा। इसको भी मिला के लिखो तो एक रूप तो बन जाएगा ये म द हलंत ध, व में अ की मात्रा मिला के लिख दो तो मद ध्वरि, और दूसरा रूप बन जाएगा म ध व धरि, व में अ मिला के। तो दो रूप हो गई हैं, मदध्वरि और मध्वरि। उसी प्रकार से तीसरा अपन करते हैं इसमें धात्री प्लस अंश। देखिए धात्री प्लस
अंशः। तो यहाँ पर क्या आ रहा, री आ रहा, तो धात हलंत री प्लस अंशः। तो यहाँ पर री का उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धा। तो मूर्धा उच्चारण स्थान अपने किसका पड़ा, वहाँ पर र का। तो री के स्थान पर र, अंशः, इधर ये धा और ये त। फिर वापस वही अनचिच अचारा आ, तो आ रहा है यर प्रत्यार में, र अच नहीं है तो त को द्वितीय हो जाएगा विकल्प से। तो धा त र प्लस अंश, और दूसरा आ जाएगा यहाँ धा त र प्लस अंश। अब जलाम जैसे सूत्र यहाँ नहीं आएगा। जलाम जैसे क्यों नहीं आएगा, क्योंकि त जल प्रत्यार में तो है, लेकिन उससे परे जो त आ रहा है वो जस प्रत्यार में नहीं आता। तो जस प्रत्यार नहीं आता, जलाम जैसे हट जाएगा, संयोग हो रहा। तो संयोगांत स्वरूप संयोगांत पद की लोप प्राप्ति। फलवंत से कह रहा नहीं, अंतिम अल का लोप करो, और यण प्रतिषेधो वाच्य कह रहा नहीं, यदि यण है तो उसका भी लोप नहीं करना है। तो बस इसको मिला के लिख दो अपने, धा तो आधा त और मिलके त्र मिल जाएगा, अ की मात्रा जो मिलेगी तो एक बन जाएगा धात्रंश, और दूसरा बन जाएगा धात्रंश। ये दो रूप इसमें बन जाएंगे। ठीक है, फिर एक करते हैं अपन अंतिम उदाहरण इसका, ली का। तो ली प्लस आकृति। अब देखिए यहाँ पर कई बार विद्यार्थी कंफ्यूजन में क्या करते हैं, ल को री को अलग लिख देते हैं, जबकि ली खुद एक स्वर है, इसके आधार पर संधि करनी है। ऐसी भूल अपने को कदापि नहीं करनी है, ये ध्यान रखना है। ठीक है ना। तो ली के स्थान पर सीधा क्या आदेश हो जाएगा, ल प्लस आकृति। तो बाकी के सूत्र कोई भी लागू नहीं होगा, नचिच यहाँ आएगा नहीं, अनचिच नहीं आएगा, तो अगले वाले सूत्र भी यहाँ नहीं आएंगे। तो सीधे इसको मिला के लिख दो, लाकृति। तो ये अपने यण संधि आप लोगों को उम्मीद करता हूँ कि समझ में आई होगी। आप इसका अभ्यास करें, वापस जो भी उदाहरण मिलते हैं आप लोगों को यण संधि में, उन उदाहरणों को हल करने का प्रयत्न करें। और यदि मानो जहाँ समझ में नहीं आया है आप इनबॉक्स में कमेंट करें, वापस आप लोगों के समस्या का समाधान किया जाएगा। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।